Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I'm going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. चैप्टर इज राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं आपको. बैकग्राउंड ये है कि जो सरकार है, सरकार इज अ लीगल एंटिटी. हमारा जो संविधान है उसने सरकार को एक लीगल एंटिटी का दर्जा दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन अपने आप में है, और इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, लायबिलिटी, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, इतने सारे एक्ट्स गवर्नमेंट पास करता है, तो डेफिनेटली ऐसा हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट जो है कोई गलतियां ना करे. गवर्नमेंट की भी सिटीजन्स के प्रति कुछ ना कुछ लायबिलिटीज बनती है, कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान ने प्रावधान दिया है कि कोर्ट में सरकार के खिलाफ भी केस लड़ा जा सकता है. यानी कि अगर सरकार ने कोई गलत काम किया है तो सरकार को आप स्यू कर सकते हो लीगली. कोर्ट में आप सरकार के खिलाफ केस कर सकते हो, सरकार से अपने राइट्स को, अधिकारों को आप मांग कर सकते हो, और लीगल एंटिटी की तरह उसको संविधान ने ट्रीट किया है, पूरे के पूरे बड़े संस्था ना जो कि सरकार नाम की है. ठीक, तो यानी कि सरकार के कुछ राइट्स भी हैं, क्योंकि वो लीगल एंटिटी है तो सरकार के खुद के कुछ राइट्स भी हैं, कुछ अधिकार उसके खुद के भी हैं, और कुछ लायबिलिटीज हैं यानी कि कुछ कर्तव्य हैं जो उनको सिटीजन्स के प्रति, दूसरों के प्रति निभाने हैं. और ये क्या क्या है, यही सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो चैप्टर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को जानना ज़रूरी है. पहली चीज़ ये दोस्तों, सुनाओ, अगर हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ वापस से, इसमें भी आर्टिकल 294 से लेकर 300 यानी 294 से 300 इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स ऑफ यूनियंस एंड स्टेट्स. जब मैं सरकार की बात कर रहा हूँ तो दोनों सरकार यहाँ पे इंक्लूड होती है, यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार एंड स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार. एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द यूनियन एंड स्टेट्स एज लीगल एंड ज्यूरिस्टिक पर्सन. तो आपको मैंने बताया लीगल एंटिटीज, लीगल ज्यूरिस्टिक पीपल की तरह कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को ट्रीट करता है. सो हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड स्टेट. जब मैं राइट्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो व्हाट डू यू मीन बाय राइट. राइट मतलब अधिकार. अब कौन से अधिकार, तो सरकार का जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आता है उसमें से आता है प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट्स हैं. कौन कौन सी ऐसी जमीनें हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सरकारें अपने हाथों में रख सकती हैं, और कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो वो देने के लिए बाध्य हैं दूसरों को, या दूसरों को बेच सकती हैं. तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनके राइट्स के बारे में जानेंगे. अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर हम जानना चाहें तो उसमें चार चार चीजें हो सकती हैं. एक हो सकता है सक्सेशन, दूसरा हो सकता है एस्चीट लैप्स या बोना वैकेंशिया, तीसरा हो सकता है सी वेल्थ, एंड चौथा हो सकता है कंपलसरी एक्विजिशन बाय लॉ. मतलब ये चारों के चारों गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को अक्वायर करने के तरीके हैं. सरकारी जमीन, देखिए पहली बात तो ये हुआ दोस्तों. अब इनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है हमें और डिटेल में भी हम आगे जो है पढ़ते हैं और समझते हैं. बेसिकली ये जो चार तरीके हैं ये बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से सरकार एक प्रॉपर्टी को अपने अंडर में ले सकती है. क्योंकि सरकारी जमीन सरकार अपने सरकारी कामों के लिए उपयोग कर सकती है. सरकारी बिल्डिंगें बनाने के लिए कर सकती है, सरकारी डेवलपमेंट कार्यों के लिए कर सकती है, हाउसिंग की कॉलोनीज बनाने के लिए कर सकती है, शहरों को डेवलप करने के लिए कर सकती है, एनवायरनमेंट के लिए कर सकती है, और भी मतलब बहुत सारे, मतलब दोस्तों मैं गिनाना स्टार्ट करूंगा तो दोस्तों कोई उसका एंड नहीं है. एंडलेस यूजेस है सरकार को जमीन के. ठीक है, तो अब लेकिन सरकार के पास जमीन आएगी कहाँ से, सवाल ये होता है. तो ये चार माध्यम दिए गए हैं, बेसिकली पांच माध्यम दिए गए हैं. एक्विजिशन एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स भी एक माध्यम है जिसके थ्रू सरकार के पास जमीन आ सकती है. एक एक को हम ध्यान से समझते हैं. सक्सेशन. अब सक्सेशन जैसा कि नाम समझ में आ रहा है दोस्तों, ऑल प्रॉपर्टी प्लस एसेट दैट वर वेस्टेड इन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और अ प्राइवेट इंडियन प्रिंसिपल स्टेट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन became vested in union or corresponding state. All rights, liabilities, obligation or dominion will also become that of the
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिंपल। सक्सेशन का मतलब होता है कि भारत देश आज़ाद होने से पहले जो भी प्राइवेट या इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट्स जो राजा महाराजाओं की ज़मीनें थीं, वो सारी की सारी ज़मीनें अब क्या हो गई, उस राज्य में या उस केंद्र मतलब केंद्र सरकार के अंडर में चली गई। क्योंकि अब राजा महाराजा तो साले चले गए, संविधान बन गया, देश लोकतंत्र बन गया, डेमोक्रेसी बन गया, तो अब राजा महाराजाओं की जमीन यहाँ पे है नहीं, इट नो लॉन्गर बिलोंग्स टू देम। तो अब वो सारी की सारी जमीनें ऑटोमेटिकली किसके हाथ में चली गई, बाय सक्सेशन इट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ टू द यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट। और उन जमीनों से रिलेटेड जो भी राइट्स और लाइबिलिटीज थी, उन जमीनों से पेंडिंग यदि उनके कोई कमिटमेंट्स थे, वो सारे कमिटमेंट्स किसके हो गए, सरकार के हो गए। दूसरा हम बात करते हैं एस्चीट लैप्स या बोना वैकेंशिया। इसका सिंपली मतलब होता है, एस्चीट का मतलब होता है दोस्तों डेथ ऑफ अ पर्सन इंटरस्टेट विदाउट एनी राइटफुल हेयर। सिंपल सी बात है दोस्तों, एस्चीट के तहत पहले क्या होता था कि प्रॉपर्टी ले ली जाती थी बाय किंग ऑफ इंग्लैंड या रूलर ऑफ इंडियन स्टेट, राजा या किंग जो होता था। एस्चीट का सिंपली मतलब होता है कि यदि कोई बंदा या कोई पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी है वो बिना वारिस के या बिना राइटफुल हेयर के यदि वो मौत उसकी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो एस्चीट के प्रोसेस के थ्रू जो सरकार है वो प्रॉपर्टी को अपने हाथों में ले लेती है। क्योंकि भाई मेरी प्रॉपर्टी थी, अब राइटफुली मेरी प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए थी, मेरे बेटे को जानी चाहिए थी, या फिर मेरे सन्स या डॉटर्स को जानी चाहिए थी। लेकिन मान लो मेरे सन्स या डॉटर्स नहीं है, इसके बाद किसको जाती है, इसके बाद अगर मैं अपने विल में अपने मृत्यु से पहले लिख के चला जाता कि भाई फलाने फलाने को मेरी प्रॉपर्टी चले जाए, तो भी भाई समझ में आता कि हाँ ठीक है इसको चली जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे ये दोनों ही प्रोविजंस नहीं है, तो बाय शीट ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी किसको चली जाती है, गवर्नमेंट के पास चली जाती है। दूसरा हो सकता है दोस्तों लैप्स। लैप्स का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ राइट्स थ्रू डिसयूज या फेलियर टू फॉलो एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स। बात बड़ी सिंपल सी है, मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो अब ऐसा नहीं है कि भैया उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रोसीजर्स या नियम नहीं। ऑब्वियसली प्रॉपर पेपर वर्क होने की ज़रूरत है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, सही रूल्स और तरीकों को फॉलो करने के बाद ही वो प्रॉपर्टी मेरी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने वो प्रॉपर्टी किराए पे लीज ले रखी हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है दोस्तों। लेकिन अगर मेरी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, मेरे पेपर सही नहीं है, और सरकार इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पता लगा लेती है कि जो प्रॉपर्टी का सही से यूज़ नहीं किया गया, मिसयूज़ किया गया है, या उनके प्रोसीजर को सही से फॉलो नहीं किया गया। कई लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली 5 एकड़ सपोज, और 5 एकड़ में मैंने गांजे की खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो अब बताइए गांजे की खेती करना क्या लीगल काम है? नहीं है, बैन कर रखा है, सरकार ने कह रखा है कि ड्रग्स की कोई भी खेती नहीं कर सकता, मैरिजुआना की कोई भी खेती नहीं कर सकता। तो अब मान लीजिए मैंने मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, इलीगल कामों के लिए स्टार्ट कर दिया, तो उस केस में वो आपके राइट्स जो है प्रॉपर्टी के वो टर्मिनेट किए जा सकते हैं और प्रॉपर्टी सरकार के हाथ में लैप्स की जा सकती है। तीसरा होता है दोस्तों बोना वैकेंशिया। बोना वैकेंशिया का सिंपली मतलब होता है कि सिंपली मतलब ये होता है कि यदि कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका कोई ओनर ही नहीं है, अब खाली जमीन मिल गई, खाली जमीन पता कर रहे हैं, दूर दूर तक पूछ रहे हैं, भैया कोई भी आज सामने नहीं आ रहा है कि मेरी है या किसी और की है, या कोई सामने भी आ रहा है तो प्रॉपर तरीके से पेपर वर्क या डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर दोस्तों खास करके ट्राइबल एरियाज में आप जब जाएंगे, छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, तो पुराने ज़माने में क्या होता था दोस्तों कि जो ट्राइबल्स हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके, मैंने आपको शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज में भी बहुत अच्छे से समझाया है ये बात को, कि ट्राइबल्स की वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि भाई जिस जमाने से वो लोग अपनी प्रॉपर्टीज को हेरिडिटरी तरीके से पूर्वज दस पूर्वज यूज करते आ रहे हैं, उस टाइम पे कोई डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क था ही नहीं दोस्तों। जब डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क था ही नहीं, तो जब सरकार आती है उनके पास बोल पूछने की बताओ तुम ये जमीन किस अधिकार से रखे हुए, तो वो पेपर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो सरकार उनके आर्म ट्विस्ट करके मजबूर करके जोर जबरदस्ती करके भगा भगा देती है और जमीन को अपने हाथों में ले लेती है। इसीलिए दो शेड्यूल्स को सेपरेटली बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ट्राइबल्स के लिए, कि भैया उनकी जो अलग प्रथाएं अलग कस्टम्स हैं उनको सरकार मिसयूज ना करे, उनको एक्सप्लॉइट ना करे बिकॉज ऑफ दैट। तो एनीवेज बोना वैकेंशिया का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी का कोई अधिक ओनर पाया नहीं जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को सरकार अपने हाथ में ले लेती है। तो ये तीन चीजें थी, मैंने आपको तीनों अच्छे से बता दी। तीसरा आता है दोस्तों सी वेल्थ। सी वेल्थ का बड़ा सिंपल मतलब है दोस्तों, बहुत आसान है कि भैया ऑब्वियस सी बात है कि समुद्र के नीचे जो भी आपकी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, चाहे वो कोयला मिल रहा है, चाहे वो तेल मिल रहा है, चाहे वो सोना मिल रहा है, चाहे वो कोई भी मिनरल मिल रहा है, कोरल या फिर मछली की कोई भी वैल्यूएबल रिसोर्स मिल रही है,
ये सारी चीजें किसके हैं? किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की हो सकती है क्या दोस्तों? नहीं हो सकती अनफॉर्चुनेटली। ये सब किसकी होंगी? सरकार की होंगी। ठीक। सो ऑल लैंड्स, मिनरल्स एंड अदर थिंग्स वैल्यू अंडर वाटर विदिन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अब आप बोलेंगे कि टेरिटोरियल वाटर का क्या मतलब है? टेरिटोरियल वाटर का मतलब होता है दोस्तों कि 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम एप्रोप्रिएट बेस लाइन। जो आपकी कोस्ट है, जो बेस लाइन है, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स मतलब कि जो शिप जो माइल डिस्टेंस यूज करते हैं नापने का, वो 12 मीलों तक वो जो समुद्र की जो एरिया है वो हमारे कंट्री का होता है, और उसके नीचे की सारी वेल्थ भी हमारी होती है। और ऐसे ही दोस्तों एक डिफाइन होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको हम ईईजेड बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के जब मैं लेक्चर सीरीज बताऊंगा वहां पे बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है, बहुत डिटेल में वहां बात करूंगा। बट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नाम से ही आप समझ सकते हैं कि भैया वो एक ऐसा एरिया है, जोन है, जहाँ पे देश का एक्सक्लूसिव पावर है अपनी इकोनॉमी को कैसे, मतलब वहां की इकोनॉमी को कैसे चलाना है, उसको उसके ऊपर मतलब सारा का सारा डिसीजंस देश ले सकता है। तो वो 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है फ्रॉम द कोस्ट, राइट। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये याद रखने वाली है कि जो भी रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं या फिर जो भी वेल्थ की हम बात कर रहे हैं, वो सारा का सारा सिर्फ सेंट्रल यानी यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में होगा। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई भी स्टेक नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई महाराष्ट्र का बॉर्डर लग रहा है समुद्र से और महाराष्ट्र सरकार बोल दे कि नहीं भाई इसके ये जो बॉर्डर में नीचे समुद्री वेल्थ मिलेगी ये तो हम यूज करेंगे इसके लिए, नहीं, वो चीज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज कह रखी है कि सी की जो वेल्थ होगी उसको कैसे यूज करना है पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा 12 नॉटिकल माइल तक। इसके अलावा दोस्तों एक हो सकता है कंपलसरी एक्विजिशन बाय लॉ। सिंपल सी बात है, ये तो आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते भी रहते हैं और आए दिन आपको पता चलता रहता है कि भैया मान लीजिए कोई कानून ऐसा पास हुआ जहाँ पे मजबूरी में सरकार को किसी प्रॉपर्टी को अक्वायर करने की जरूरत पड़ रही है, तो सरकार फोर्सिबली उस प्रॉपर्टी को ले सकता है। और इसमें मजेदार बात जो ये है वो ये है कि सरकार को कंपनसेशन तक देना भी कंपलसरी नहीं है, एक्सेप्ट कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। बट उसके अलावा सरकार को कंपनसेशन और पैसा उस प्रॉपर्टी का देना भी कंपलसरी नहीं है, और इस वजह से लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं। यानी कि सरकार यदि रोड बना रही है, मान लीजिए 4 लेन हाईवे बना रही है और रोड का चौड़ीकरण करना है, तो आसपास के जितने भी लोग हैं उनको भगाने का काम सरकार कर सकती है डेवलपमेंट के नाम पे। और कोई जरूरी नहीं कि उन लोगों को वो पैसा दे या फिर क्या दे, जमीन दे, घर दे, कोई जरूरी नहीं है। कंपनसेशन देना कंपलसरी नहीं है। सोचिए इतना खतरनाक एक कानून है, खतरनाक नियम। और इसी वजह से बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ये वो अपना हड़ताल 24 घंटे करते रहते हैं, हो हल्ला करते रहते हैं, तो सरकार मजबूरी में आर्म ट्विस्ट करके लेकिन उनको भगाता है। So Parliament plus state is empowered to make laws for compulsory acquisition of state or private properties by government. 44th Constitutional Amendment Act has been abolished. Constitutional obligation to pay compensation in this regard, except when. सोचिए मतलब कि 44th Constitutional Amendment Act, ये भी आप जान लीजिए कि compensation abolish कब हुआ है, 44th Constitutional Amendment Act के थ्रू हुआ है। उसके पहले 1978 के पहले सरकार के मैंडेटरी था कि भैया आप पैसे दो या कंपनसेशन दो, लेकिन अब कंपनसेशन देना मैंडेटरी नहीं है। अबॉलिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू पे कंपनसेशन। दो केसेस है जहां पे कंपलसरी है, कहां पे? व्हेन गवर्नमेंट अक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब मान लीजिए एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बेस्ट एग्जांपल हो सकता है मदरसा। मान लीजिए मुसलमानों की कोई मदरसा है या फिर कोई ऐसी क्या बोल सकते हैं आप उसको, अ, अ, आप उसको दरगाह बोल सकते हैं, जहाँ पे छोटे बच्चों को उनकी नेटिव लैंग्वेज अरबी, उनके स्क्रिप्चर्स, उनकी अरबी, फारसी, ऐसा लैंग्वेज, पर्शियन, ये सब सिखाया जाता है, उर्दू वगैरह, और उनके नेटिव स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते हैं, और इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी है। तो अगर आप उनके ऊपर आप जमीन को जबरदस्ती हड़प रहे हो, मतलब आप उनके खिलाफ, माइनॉरिटी ऑलरेडी हैं और आप उनको और परेशान कर रहे हो। सो दिस इज रॉन्ग, ऐसा माना गया है। इसलिए एजुकेशनल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन यदि है तो उसमें सरकार को कंपनसेशन देना अनिवार्य है। इसके अलावा गवर्नमेंट एक्वायर्स द लैंड हेल्ड बाय पर्सन अंडर पर्सनल कल्टीवेशन एंड लैंड विद इन स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब भाई कोई बंदा है और अपने पर्सनल कल्टीवेशन के लिए उसने अपने लैंड को लगा रखा है। कोई बहुत गरीब किसान है, अब वो अपने ही जमीन में खेती करता है, उसी खेती का वो पर्सनल कल्टीवेट करके खाता है, मार्केट में बेचता नहीं है। तो मतलब कि बेचारा बहुत दरिद्र है, उसके पास अर्निंग करने का और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसी से वो अपना पेट का पालन कर रहा है। तो ऐसे केस में भी सरकार को कंपनसेशन देना जरूरी है। ये दो ही केस हैं। इसके अलावा कोई भी किसी का मॉल है तो मॉल को हटा दिया जाएगा, किसी का घर है, बड़ा बंगला बना हुआ है, बंगला हटा दिया जाएगा, किसी की कोठी बनी हुई है, कोठी हटा दी जाएगी। वहां पे ऐसे कोई सिचुएशन में सरकार कोई दया नहीं करता है,
कोई कंपलसरी नहीं कंपनसेशन देना। आप ज़्यादा पीछे पीछे पढ़ोगे, लेकिन यूजुअली सरकार पैसा दे देता है, जो भी उसको अमाउंट ठीक लगता है एक अमाउंट पकड़ा जरूर देता है। पकड़ा इसलिए देता है इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी केओस और एनी रकस। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, देखिए जो बंदे से प्रॉपर्टी छीनी गई है, स्वाभाविक बात है, सबको पता है कि भैया वो बंदा शांति से और सुख से तो बैठेगा नहीं, क्योंकि उसे लगेगा कि भैया मेरे साथ तो गलत हुआ, मेरा इतनी बड़ी कोठी थी, साला मेरी कोठी में मैं आराम से रह रहा था और अब इन लोगों ने आके मजबूरी में हो हल्ला करके मेरी कोठी से मेरे को हटवा दिया है। तो वो तो सरकार को बोलेगा भैया मेरे को पैसा दो, मैं तुमको जीने नहीं दूंगा। तो सरकार भी सोचती है ठीक है भैया पकड़ाओ इसको, कुछ पैसा छुट्टी करो, दिमाग खराब करो। तो यूजुअली कंपनसेशन दे भी देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं ही देता है बिल्कुल ही भाई पत्थर की लकीर बना दी, क्योंकि अगर नहीं देगा तो लोग जो है प्रताड़ित करेंगे, तो देता भी है, बट वो कंपलसरी नहीं है। लास्ट आता है दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर्स, एक्विजिशन में एग्जीक्यूटिव पावर, यूनियन स्टेट कैन अक्वायर होल्ड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द एक्सरसाइज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव पावर। एकदम सिंपल दोस्तों कि यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, उनके तहत वो यूनियन वो होल्ड या डिस्पोज कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को। यानी कि सिंपल है, जो प्रॉपर्टी सरकार की है वो प्रॉपर्टी को या तो वो होल्ड कर सकता है या वो उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है। सरकार को अगर लगता है कि मेरी जो जमीन है वो जमीन काम की नहीं है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को, तो उठा के वो बेच सकता है, उसकी एग्जीक्यूटिव ये पावर है। अब हम आते हैं दोस्तों सूट्स बाय या अगेंस्ट गवर्नमेंट। सूट्स का मतलब होता है केसेस। सिंपल से अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो मैं सूट का मतलब होता है केस। केस का मतलब होता है कि आपके खिलाफ कोर्ट में या तो आपने कोई गलत काम किया जिसके खिलाफ आपको अक्यूज किया गया है और कोर्ट में आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, या फिर आपके खिलाफ भी यदि कुछ गलत काम हुआ है आप भी कोर्ट में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करवा सकते हो। तो ये प्रोविजन आर्टिकल 300 में लिखा गया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को लीगल एंटिटी मानता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। In the pre-constitutional period, government was suable for contracts but not for torts in respect of its sovereign functions applicable now as well। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पुराने जमाने में जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो सरकार को कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसके लिए आप स्यू कर सकते थे, यानी कोर्ट में केस कर सकते थे, लेकिन जो टॉर्ट्स हैं उसके लिए आप केस नहीं कर सकते थे। ठीक है, मजेदार बात है दोस्तों। और टॉर्ट्स का मतलब होता है रॉन्ग्स कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट्स। पहले आप मतलब को समझिए। टॉर्ट्स का मतलब होता है कि सरकारी यदि किसी अधिकारी ने या कर्मचारी ने कोई गलत काम कर दिया तो आप उसके गलत काम के लिए आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये मानोगे कि उसका जो काम है, डिसीजन है, वो सरकार का डिसीजन है और वो डिसीजन हमारे देश के सॉवरेनिटी और सॉवरेन फंक्शंस को चलाने के हित में है। ऐसा आपको सिटीजन को, नागरिक को मानना पड़ेगा। तो उसके कोई गलत काम के लिए आप सरकार को स्यू नहीं कर सकते। अब सोचिए आप, ये कितनी बड़ी प्रोटेक्शन है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। यानी कि वो गवर्नमेंट के नाम पे, देश के सॉवरेन फंक्शंस के नाम पे कुछ भी अपना काम कर सकते हैं और बच के निकल सकते हैं किसी को भी प्रताड़ित करते हुए। कितनी बड़ी प्रोटेक्शन है। और आज भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है कि यदि देश की सॉवरेन फंक्शन से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसमें यदि किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई भी काम किया है उसको आप स्यू नहीं कर सकते। सो गवर्नमेंट इज नॉट सुएबल फॉर टॉर्ट्स बट इट कैन बी सुएबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब भाई गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया, उसने एक प्रॉमिस किया कि हम आपसे जमीन को खरीदेंगे या हम आपको इतना पैसा देंगे या हम आपके लिए, या हम यहाँ पे आपको मकान बना के देंगे, या कोई भी और कॉन्ट्रैक्ट हो, हम आपसे डिफेंस के वेपन्स लेंगे, हम आपको पैसा सही टाइम पे देंगे। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को आप फुलफिल यदि सरकार नहीं करती तो आप उस पर केस कर सकते हो। अब ऑब्वियसली लाइबिलिटी की बात करें तो यूनियन स्टेट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एक्विजिशन, होल्डिंग ऑफ, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, टू कैरी इन एनी ट्रेड, बिजनेस और फॉर अदर पर्पस। सिंपल है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट किसी के लिए भी सरकार ले सकता है, प्रॉपर्टी की होल्डिंग डिस्पोजल के लिए ले सकता है, ट्रेड बिजनेस के लिए ले सकता है, और इसके लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या? दे में बी एक्सप्रेस टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में सरकार के हेड प्रेसिडेंट होते हैं और स्टेट में जो सरकार के हेड है वो गवर्नर होते हैं। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी सरकार के बनाए जाते हैं दे आर डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट और इन द नेम ऑफ द गवर्नर। दे में बी एग्जीक्यूटेड इन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर। उनको एग्जीक्यूट कौन किया जाता है? वही उन्हीं के नाम के बिहाफ पे एग्जीक्यूट भी किया जाता है। दे मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन सच मेंबर एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट और ऑथराइज। यानी कि कौन एग्जीक्यूट करेगा ये भी डायरेक्शन कौन देता है? प्रेसिडेंट। मैंडेटरी कंडीशंस क्या है? नॉट मेयरली डायरेक्टरी इन नेचर, फेलियर टू कंप्लाई नलिफाइज कॉन्ट्रैक्ट, प्लस अनएनफोर्सेबल इन कोर्ट्स।
President or governor is not personally liable in respect of any contract exceeding the named officer. Executing contract is also not personally liable. This immunity is purely personal, does not immunize the government for contractual liability, making it suable. बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट जो है बड़ा सिंपल है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट हालांकि प्रेसिडेंट और गवर्नर के नाम पे किया जाता है, लेकिन आप पर्सनली प्रेसिडेंट या गवर्नर को या जो ऑफिसर उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है उसको आप क्या नहीं कर सकते, स्यू नहीं कर सकते पर्सनली कि भैया इस बंदे ने गलत किया है या इस व्यक्ति ने जबरदस्ती का अपने गलत कामों को करने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को गलत तरीके से फुलफिल किया है या सही टाइम पे फुलफिल नहीं किया है। अगर आपको स्यू करना है तो आप पूरी की पूरी सरकार को स्यू करोगे एज एन एंटिटी। पर्सनली आप प्रेसिडेंट गवर्नर की गलती नहीं ठहरा सकते, ऑफिसर की भी गलती नहीं ठहरा सकते, पूरी सरकार जो है आपके खिलाफ स्यू होगी, राइट। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज तो ये है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स की। टॉर्ट्स की हम बात करते हैं तो इसमें देखिए कुछ बैकग्राउंड देता हूं आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सुएबल फॉर इट्स फंक्शन एज अ ट्रेडर बट नॉट एज अ सॉवरेन। दिस इम्यूनिटी वाज बेस्ड ऑन द इंग्लिश कॉमन लॉ मैक्सिम दैट किंग कैन डू नो रॉन्ग। पुराने जमाने में दोस्तों एक कहावत चलती थी, किंग कैन डू नो रॉन्ग। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उनके साथ ये कहावत आई। तो वो उनका ये मानना था कि जो किंग है, जो राजा है, वो हमेशा जो भी काम करेगा वो देश के हित में ही करेगा, देश के और अपने सब्जेक्ट्स के बारे में सोच के ही करेगा, और वो दुनिया और समाज की भलाई के लिए ही होगा, ऐसा माना जाता था। इसी वजह से जो टॉर्टुअस एक्ट थे, यानी कि किंग के नाम पे जो सॉवरेनिटी ऑफ देश को प्रोटेक्ट करने के नाम पे किए जाते थे, उनके लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट सुएबल। Traditional immunity of the state in Britain from any legal liability for any action has been done away by the Crown Proceedings Act. Position in India still remains the same. अब सोचो दोस्तों, लेकिन उल्टा हो गया। ब्रिटेन में उन्होंने ये रियलाइज किया कि भैया ऐसा नहीं होता है, ऑफिसर्स इस चीज का बहुत बड़ा मिसयूज कर सकते हैं, और मिसयूज करके जो भी काम करेंगे उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार पे थोप देंगे, यानी अपने पर्सनल फायदे और हित के लिए काम करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पे थोप देंगे, सरकार के सर पे थोप देंगे। तो इसीलिए इंग्लैंड ने इस लॉ को खत्म कर दिया। इंग्लैंड ने ये कहा कि नहीं भैया, टॉर्टुअस एक्शंस के लिए भी आप सरकार को स्यू कर सकते हो। बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया है, और इंडिया में पोजीशन आज भी सेम रहती है। सो गवर्नमेंट इन इंडिया कैन बी सूड फॉर टॉर्ट्स committed by officials only in exercise of its non-sovereign functions, but not in the sovereign function like administering justice, constructing a military road, commanding goods during war, etc. यानी कि नॉन सॉवरेन फंक्शन, तो इंडिया में ये चीज कहा गया कि नॉन सॉवरेन फंक्शंस जो हैं उन पे आप उनको टॉर्टुअस एक्ट के लिए स्यू कर सकते हो, लेकिन सॉवरेन फंक्शंस के लिए नहीं कर सकते। बट यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा आता है कि भैया, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भाई सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शंस को डिसाइड कैसे करें। हालांकि हमने कुछ जेनरिक टर्म्स दे दिए, बाय एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस, कंस्ट्रक्टिंग अ मिलिट्री रोड, लेकिन भाई कोई लिस्ट होनी चाहिए। अगेन ये कौन डिसाइड करेगा कि सॉवरेन नॉन सॉवरेन है या नहीं? तो अगेन किसके बात में आ जाती है इंटरप्रिटेशन की बात, कोर्ट के पास। तो कोर्ट ने क्या किया, एक बहुत फेमस केस था पीएनओ स्टीम नेविगेशन कंपनी केस 1861, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस केस था कश्मीरी लाल केस 1968। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया और उसने बताया कि कौन कौन से केसेस हैं जो सॉवरेन में आते हैं और नॉन सॉवरेन में आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रीअफर्म करते हुए कहा कि भैया नॉन सॉवरेन फंक्शंस ये हैं और इनके लिए आप स्यू कर सकते हो सरकार को, लेकिन सॉवरेन फंक्शंस जो हैं उनके लिए आप स्यू नहीं कर सकते, वो ये हैं। लेकिन फिर 1994 में एक बहुत फेमस केस हुआ जिसका नाम है नगेंद्र राव केस, और नगेंद्र राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज की डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी ऑफ स्टेट एंड adopted a liberal approach with respect to tortuous liability. It ruled that when a citizen suffers any damage due to the negligent acts of servant, the state would be liable to pay compensation for it. Plus, state can't avoid this liability on the grounds of sovereign immunity. It laid down that barring a few functions, the state can't claim any immunity. बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, अब नगेंद्र राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया सरकार अभी भी सॉवरेन और नॉन सॉवरेन के नाम पे लेके क्लियर नहीं है। कश्मीरी लाल केस और पीएनओ स्टीम नेविगेशन केस ऑलरेडी हो चुके थे, बट वहां पे सुप्रीम कोर्ट के लिस्ट देने के बाद भी सरकार सॉवरेन फंक्शन के नाम पे बहुत सारे गलत और घटिया एक्टिविटीज कर रही थी। तो नगेंद्र राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया और उसने कहा कि भैया सरकार
कोई भी अपना लिफ्ट नहीं ले सकती, कोई भी जबरदस्ती की होशियारी नहीं मार सकती इन द नेम ऑफ सॉवरेन फंक्शंस। उसको टॉर्टुअस एक्ट के लिए लायबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसको आराम से स्यू किया जा सकता है और वो कोई भी इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकती है। इट विल बी लायबल टू पे द कंपनसेशन फॉर द रॉन्ग्स डन बाय इट्स सर्वेंट्स एक्सेप्ट कुछ प्रोविजंस इन्होंने बताए, और उन कुछ प्रोविजंस को लिस्ट करके बताया कि इनके अलावा जबरदस्ती सरकार नहीं कर सकती। कुछ ऑब्जर्वेशन और इस केस में जो हुए गए वो क्योंकि ऑब्जर्वेशन में आपको और बताता हूँ। No civilized system can permit an executive to play with the people of its country, claim that it is entitled to act in any manner as its sovereign. No legal practice system can place the state above law. It is unjust, unfair for citizen to be deprived of his property illegally when negligent of his offices of the state. Modern social thinking of progressive society, judicial approach, do away with archaic state protection, plus place the state government par with any jurisdictional entity. Watertight compartmental function, state is sovereign and non-sovereign is not sound. Need of the state, duty of official, right of citizen required to reconcile, so the rule of law and welfare state is not shaken. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया कि भैया कंपार्टमेंटलाइजेशन खत्म कर दो, क्योंकि कोई भी मॉडर्न या सिविलाइज सिस्टम है वहां पे आप ये डिस्टिंक्शन अगर करने चले जाओगे सॉवरेन क्या नॉन सॉवरेन, उसी में डिबेट चलती जाएगी, तो भैया आप फाइनली कोई भी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाओगे, इसी में डिबेट करते रह जाओगे आजीवन। तो बोले कि भैया काम खत्म करो, मत्था मारो। बात सिंपल ये है कि भाई यदि सरकार ने किसी सिटीजन के खिलाफ कुछ गलत किया है, इलीगल तरीके से उसकी प्रॉपर्टी ली है, उसको प्रताड़ित किया है, या फिर लीगल और लॉ के अपोजिट जाके कोई काम किया है, तो उसको डेफिनेटली ही इज लायबल फॉर दैट, सुएबल फॉर दैट, और उसको उसकी कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी और भुगतान जो है देना पड़ेगा। बात बड़ी सिंपल है, राइट। सो यही उसने बोला कि कंपार्टमेंटलाइजेशन आप खत्म कीजिए। Demarcating line between sovereign and non-sovereign powers for which no rational basis survives has largely disappeared. Liability of a state must be made coextensive with modern concept of a welfare court. Simple है, मतलब कि इन्होंने कहा वेलफेयर कोर्ट या वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश वही तब हो सकता है व्हेन लॉ इज द हाईएस्ट एंटिटी। लॉ के ऊपर कुछ नहीं है, इवन सरकार भी लॉ के ऊपर नहीं है। अगर वो लॉ के खिलाफ जाके कोई काम करता है, जस्टिफिकेशन वो कुछ भी दे, इम्यूनिटी कुछ भी क्लेम करे, सॉवरेन नॉन सॉवरेन कुछ भी क्लेम करे, वो एक्चुअली में एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। एक जस्ट कंट्री वही होती है जहां पे लॉ इज द हाईएस्ट, लॉ इज प्लेस्ड हाईएस्ट इन द डेमोक्रेसी। तो इसीलिए उन्होंने ये डिस्टिंक्शन खत्म कर दी, डिमार्केटिंग लाइन खत्म कर दी कि भैया सॉवरेन नॉन सॉवरेन फंक्शंस कुछ नहीं होगा, है ना। सरकार को अपने टॉर्ट्स के लिए लायबल होना पड़ेगा। सो दैट हैपेंड इन दी नगेंद्र राव केस, इसीलिए केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों, ये केस होने के बाद भी मैं कहूंगा आज भी सरकार बहुत सारे जगह ऐसी होती है जहां पे इम्यूनिटी क्लेम करने की कोशिश करती है इन द नेम ऑफ द सॉवरेन फंक्शन। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसे टाइट गांठ नहीं बांधी और कह नहीं दिया कि भैया सॉवरेन फंक्शन में आप इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है इस केस के बारे में समझने का। उसने ये बोल दिया कि आप डिमार्केशन खत्म करो, डिबेट खत्म करो, बकवास बंद करो। बात सिर्फ ये रहेगी कि जहां गलत होगा वहां पे इट विल बी सुएबल फॉर इवन टॉट्स। बट सरकार अभी भी बहाने मारने की कंटिन्यूअस कोशिश करती रहती है समय समय पर कि उसको इम्यूनिटी मिल जाए। अब मिलेगी या नहीं मिलेगी, फाइनल डिसीजन किसके सामने होता है? कोर्ट के पास। तो फाइनली जो इंटरप्रिटेशन करना का काम होता है वो कोर्ट के पास होता है, और ज्यादातर केसेस में कोर्ट यही इंटरप्रिटेशन देता है कि भैया गलत हुआ है और आप इसके लिए कंपनसेशन पे करो, राइट। सो देयर वाज अ केस, कॉमन कॉज केस 1999 में फिर हुआ, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अगेन एग्जामिन्ड द होल डॉक्ट्रिन एंड रिजेक्टेड सॉवरेन इम्यूनिटी रूल। अगेन दोस्तों देखिए कितनी बार हो गया, यानी कि शुरू हुआ था ये डिबेट पीएनओ स्टीम नेविगेशन कंपनी केस से, फिर इट वेंट ऑन टू कश्मीरी लाल केस, देन केम मोस्ट इंपोर्टेंट नागेंद्र राव केस, एंड अब देखिए छोटे छोटे और कितने केसेस आए। कॉमन कॉज केस आया, यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया सॉवरेनिटी वाला मामला। मैंने आपको बताया ना, बार बार नगेंद्र राव केस में होने के बाद भी सरकार ने बार बार प्रयास करती रही है समय समय पे कैसे मैं सॉवरेनिटी के नाम पे इम्यूनिटी को कैसे भी क्लेम कर लो। फिर प्रिजनर्स मर्डर केस हुआ 2000 में, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड एंड प्रोसेस जुडिशियल एडवांसमेंट, कस्तूरीलाल केस हैज paled into insignificance and no longer has any value, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर फाइनली ऑन एंड ऑल मैं स्टेटमेंट ये कहना चाहूंगा इसमें यही है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इम्यूनिटी मिलेगी या नहीं।
वो पॉइंट फाइनली इट इज ऑन द कोर्ट्स टू डिसाइड, कोर्ट से डिसाइड करेंगे कि इम्यूनिटी मिलेगी या नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने ये एक जो इंपॉर्टेंट चीज जरूर कही है कि सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शंस के बीच जो डिमार्केशन है उसको खत्म किया जाए, ये डिबेट खत्म की जाए कि भैया सॉवरेनिटी के नाम पे मैं इम्यूनिटी क्लेम कर लूंगा, नहीं। ठीक है, आप सॉवरेनिटी को नाम पे जस्टिफिकेशन दे के कोई भी इम्यूनिटी को क्लेम नहीं कर सकते हो, और आप ऐसे बार बार कौन से फंक्शंस के हम क्लासिफाई करें कि सॉवरेन है नहीं है, ये डिबेट यूजलेस है। बोले लॉ इज अबव एवरीवन, एंड जो भी लॉ को ब्रेक करेगा ही इज लायबल फॉर दैट एक्ट, सिंपल। और एक्सेप्शनल केसेस कहीं होंगे जहां पे एक्चुअली में इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट विल देन हैव द राइट टू इंटरप्रेट। अब हम बात करते हैं दोस्तों पब्लिक ऑफिशियल्स की। पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट अगर सूट्स होते हैं तो उनके लिए क्या क्या इम्यूनिटीज प्रोवाइड की गई हैं। पहले प्रेसिडेंट या गवर्नर की बात करते हैं। ये जब प्रेसिडेंट और गवर्नर का मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था, उस लेक्चर में भी मैंने इसकी बहुत डिटेल में बात की है, सो आपको ऑलरेडी ये चीजें याद होंगी, नहीं याद है तो वापस यहाँ से रिवाइज भी हो जाएंगी। Official acts of the president and governor can't be sued during the term of their office or thereafter for any act done by them in the exercise and performance of their duties. Conduct of president can be reviewed in a court tribunal for impeachment. ठीक, प्रेसिडेंट या गवर्नर यदि कोई भी काम करते हैं इन द एक्सरसाइज ऑफ द ऑफिशियल फंक्शंस, उनको कभी भी स्यू नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी स्यूड फॉर एनी एक्ट डन बाय देम इन द एक्सरसाइज और परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। अपने ड्यूटी अपने काम को एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके लिए कोई भी काम के लिए उसको स्यू नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट इम्पीचमेंट के टाइम पे उसके प्रोसेस को डिस्कस कर सकते हैं। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड इन रिस्पेक्ट फॉर द पर्सनल एक्ट्स एंड नॉट दे कैन बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड limited to the period of his office. Civil proceeding can be started in respect of personal acts 2 months advance notice. ठीक है, वापस ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, वापस रिवाइज होगा। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके ऑफिस के टर्म में इनके खिलाफ नहीं प्रोसीडिंग की जा सकती है, बट ध्यान रखिए सिर्फ ऑफिस के टर्म में, ऑफिस से बाहर चलेगा उसके बाद की जा सकती है। एंड सिविल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट देम 2 मंथ्स एडवांस नोटिस देने के बाद। पर्सनल एक्ट्स के लिए सिविल प्रोसीडिंग्स की जा सकती है, लेकिन 2 महीने का एडवांस नोटिस उनको देना पड़ेगा। मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं होती। कोई इम्यूनिटी इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके नाम पे कोई काम नहीं होता सरकार में। जो भी सरकार में काम होता है वो किसके नाम पे होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट के या फिर किसके, गवर्नर के। सो मिनिस्टर के जब नाम पे कोई काम होता ही नहीं है तो उनके पास ना तो कोई इम्यूनिटी है ना उनके पास कोई लायबिलिटी है। बट लेकिन अपने पर्सनल एक्ट्स के लिए डेफिनेटली वो लायबल है, कोई गलती करेंगे तो वो डेफिनेटली स्यू किए जा सकते हैं और उनको कोर्ट में अपना जवाब देना पड़ेगा। फिर हम आते हैं दोस्तों जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए। जुडिशियल ऑफिसर एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम एनी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफिशियल एक्ट्स एंड हेंस कैन बी सूड, सिंपल। जुडिशियल ऑफिसर्स को भी ऑफिशियल एक्ट्स के लिए क्या होगा, इम्यूनिटी होगी और उनको स्यू नहीं किया जा सकता। फिर हम आते हैं सिविल सर्वेंट्स के ऊपर दोस्तों। सिविल सर्वेंट्स पे भी पर्सनल इम्यूनिटी दी गई है फ्रॉम लीगल लायबिलिटी ऑफ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल। अगेन दोस्तों, ऑफिशियल यदि कॉन्ट्रैक्ट है और कोई ऑफिसर है जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई पर्सनली शुरू नहीं की जा सकती, कोई भी मतलब लीगल केस उसके खिलाफ फाइल नहीं किया जा सकता। So civil servant who made a contract in his official capacity is not personally liable in respect of what contract, but the government is liable. So government जो है liable होगी, but personally officer liable नहीं होगा. If contract is made without complying the conditions specified in the constitution, then civil servant is liable. ये बहुत important है कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के जो कंडीशंस दिए गए हैं और कंडीशंस रूल्स और प्रोसीजर्स ले डाउन किए गए हैं, अगर जांच में ये पता चलता है कि भाई उसने सही रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करके कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया है, उस केस में फिर वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, लायबल जो है वो होगा, बट किस केस में होगा, अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए नियम और कानूनों को पालन नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते टाइम, उस परिस्थिति में निश्चित बात है कि सिविल सर्वेंट पर्सनली लायबल होगा। बट प्रोसीजर अगर उसका सेम है, सही है, करेक्ट है, तो उस केस में सिविल सर्वेंट विल नॉट बी लायबल। ठीक है, also enjoys immunities from legal liability for their tortuous acts in respect of sovereign functions। मैंने आपको बताया sovereign functions of government में usually क्या करते हैं, immunity उनके पास है। liability of civil servant for torts illegal acts is same as that of any ordinary citizen। ठीक, illegal acts के लिए वो ordinary citizen की तरह सारे के सारे suits के ऊपर सारे के सारे liability उनकी वैसी ही है। obviously भाई illegal acts है तो भाई सरकार आपके illegal acts को थोड़ा ना सेव करेगी। Civil proceedings can be instituted against them for anything done in the official capacity after giving 2 months advance notice। सेम चीज सिविल का जैसा गवर्नर के लिए 2 महीने का एडवांस नोटिस के तहत उनके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। Criminal proceeding can be instituted against them for acts done in the official capacity with the prior permission of the president or governor। ठीक,
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन पहले परमिशन किसकी चाहिए? प्रेसिडेंट या गवर्नर की परमिशन चाहिए उसके बाद। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे आईएएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ लेडीज ने, औरतों ने क्रिमिनल केसेस जो है फाइल किए हैं, है ना, प्रताड़ना के केस फाइल किए हैं, रेप के केसेस फाइल किए हैं, और बहुत सारे ऑफिसर्स को उसके बाद कार्रवाई करके सस्पेंड भी किया गया है। तो ऐसा नहीं कि क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, और प्रेसिडेंट गवर्नर की लेकिन परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये था आपका ओवरऑल चैप्टर दोस्तों। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट मैं श्योर करता हूँ कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश की है कवर करने की। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, फॉर स्टेइंग, एंड आप सभी को बेस्ट विशेस देता हूँ फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, खुश रहें जीवन में, और वही काम करें पैशनेटली जो आपको अच्छा लगता है, एंड कंटिन्यू एंड हैव अ रियली वंडरफुल एंड गुड लाइफ। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय।